गाइस, इसके बाद एक वीडियो में स्टोरी खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो वो अभी डाल दो तो लाइक 250 और कमेंट्स 50 कर देना। चैप्टर 138। अक्ष के जाने के बाद सुनैना जी घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अमीका ने उनको अपने गले से लगाया, मगर सुनैना जी बहुत तेजी से रो रही थी। मगर अमीका या कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सुनैना जी की वजह से अक्ष ने राधिका को खो दिया था। अक्ष जैसे ही रायजादा मेंशन से बाहर आया, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी को तेज रफ्तार में एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वह आज ही लंदन जाने वाला था, क्योंकि जल्दी उसका कंसर्ट होने वाला था। मगर वह थोड़ा जल्दी निकल गया ताकि वह वहां अपना काम कर सके। सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, क्योंकि अक्ष के इस तरीके के बर्ताव से सुनैना जी काफी हर्ट हो चुकी थी। मगर इसमें अक्ष की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अक्ष सच में राधिका से बेहद प्यार करता था और सुनैना जी की वजह से राधिका अक्ष से दूर हो गई थी, जिस वजह से उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। और यह जो कंवाहट अक्ष के दिल में भरी थी, वह नफरत में बदल चुकी थी। तभी अमीका का फोन रिंग करने लगा। जैसे ही अमीका ने अपने फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने जल्दी से कॉल उठाया, वहां से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अमीका ने ओके बोला और फोन रखकर बाहर की तरफ चली गई। उसने प्रेमम को एक मैसेज किया और पार्किंग से गाड़ी निकालकर तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। कुछ देर बाद अमीका की गाड़ी एक बड़े से विला में आकर रखी। अमीका ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद अमीका बाहर आई और वहां से निकल गई। दूसरी तरफ रूपाली पूरी तरह से पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वह किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वह सबको चाकू दिखाकर धमकी दे रही थी। हालांकि उन लोगों के पास गन्स थी, मगर उन्हें उनके बॉस द्वारा यह कहा गया था कि वह कोई भी रूपाली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ बॉस को था। कुछ देर बाद उस खंडहर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और एक शख्स जिसने ओवरकोट पहना हुआ था, वह पूरे ब्लैक कपड़ों कवर था, वह अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए खंडहर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दीवार पर अपना हाथ रख, हमेशा की तरह दीवार दरवाजे पर तब्दील हो गई थी। उसने अपने फिंगरप्रिंट्स उस दरवाजे पर रखे तो वह फिंगरप्रिंट को स्कैन करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया और वह शख्स अपने लंबे कदम से अंदर की तरफ चला गया। वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स ने उस शख्स को ग्रीट किया, जिससे उसने अपना सिर हिला दिया और वह तेजी से टॉर्चर रूम के तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने टॉर्चर रूम का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि सामने रूपाली सभी को जान से मारने की धमकी दे रही थी। उसके हाथ में एक काफी धारदार चाकू था, जिससे वो सभी को धमकाए जा रही थी। जैसे ही रूही की नजर उस शख्स पर पड़ी, रूपाली गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ और मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वही उसको इस तरह की हरकतें करके देख उस मार्क्स वाले शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वह अपने हाथ को अपने मुंह के पास लेकर गया और एक झटके में उसने अपना मास्क उतार दिया। जैसे ही उसने मास्क हटाया, उसका खूबसूरत सा चेहरा सामने था। उसके काले लंबे बाल हवा में लहराने लगे। वही जैसे ही रूपाली ने उस शख्स का चेहरा देखा, रूपाली के सांसें अटक गई और उसके कदम भी लड़खड़ा गए। वह डरते हुए बोली, तो तुम? तभी वह लड़की अपनी खतरनाक आवाज में बोली, हाँ, मैं क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे ध्यान देखकर? रूपाली डरते हुए बोली, अमीका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वहीं उसकी बातें सुनकर अमीका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बहन, वह भी तुम? कैसे? ना तो तुम मेरे बाप की बेटी हो और ना तुमने मेरी मॉम के पेट से जन्म लिया है।
तब तुम मेरी बहन कैसे हुई? तुम तो उस घटिया कसक की नाजायज बेटी हो, तो अपनी इस गटर जैसे मुंह से खुद को मेरी बहन बनाने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोलकर अमीका अपनी गर्दन टेढ़ी कर कर रूपाली को देखने लगी, जिससे रूपाली के शरीर में सहरन सी दौड़ गई। मगर तभी रूपाली ने अपने डर को काबू किया और नफरत से अमीका को देखते हुए बोली, अमीका तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना बोलकर वह भागते हुए अमीका की तरफ आई और जैसे ही उसको चाकू मारने को हुई, अमीका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी हाथापाई में अचानक से एक दर्दनाक चींक उस टॉर्चर रूम में गूंज गई, जिससे सभी लोग सामने देखने लगे, जहां पर रूपाली के गले में चाकू से कट लग चुका था और वह दर्द से छटपटाते हुए नीचे जमीन पर गिर गई। वह जमीन पर अपने गले को पकड़े दर्द से अपने हाथ पैर पटक रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दर्द से छटपटाते हुए हुई की मौत हो गई। जैसे ही अमीका ने देखा रूपाली मर चुकी है, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क गया। चैप्टर 139। जैसे ही अमीका ने देखा रूपाली मर चुकी है, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क गया और वह अपने मन में बोली, रूपाली मैंने तुमसे अपनी मौत का बदला ले लिया। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारा था ना, आज तुम मर चुकी हो। इस बार तुम हार गई रूपाली और सच जीत गया। अमीका ने एक नज़र घिन और नफरत से रूपाली की लाश को देखा और अपने गार्ड्स को आर्डर देते हुए बोली, इसकी लाश को स्कूफी के पास डाल दो। स्कूफी अमीका का एक पालतू जानवर था जो कि एक ब्लैक पैंथर था। अमीका वहां से निकल गई। वह जल्दी से बाहर आई और गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। उसकी गाड़ी रोड में रफ्तार से चलने लगी, मगर तभी उसकी गाड़ी के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुक गई, जिससे अमीका के माथे पर बल पड़ गया और वह अपनी गाड़ी से उतरते हुए सामने देखने लगी, जहां पर इस वक्त बॉडीगार्ड टाइप के लोग खड़े थे। अमीका अपनी सर्द आवाज में बोली, क्या चाहिए, रास्ते से हटो। मगर वह लोग टस से मस नहीं हुए और वह अमीका की तरफ बढ़ने लगे, जिससे राधिका के हाथों के मुट्ठियां कस गई और उसके माथे पर भी गुस्से की लकीरें दिखने लगी। वह लोग अमीका के पास पहुंचे और हमला करने को हुए। वैसे ही अमीका ने उनको बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर गाड़ी में बैठे इंसान के माथे पर बल पड़ गया और वह गुस्से से डेस्क बोर्ड पर हाथ मारते हुए बोला, यह पिद्दी सी लड़की मेरे ट्रेंड गार्ड्स को कैसे मार रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह सबको मार देगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने अपने एक गार्ड को बुलाया और उसके कान में कुछ बोलकर उसको वहां से भेज दिया और डेविल स्माइल करते हुए बोला, बच्चिए आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। जिस गार्ड को उसने भेजा था उसने अमीका के पीछे से जाकर वार कर दिया, मगर यह क्या, अमीका ने उस वार को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उस गार्ड की गर्दन पकड़कर उसको पीछे से आगे पटक दिया, जिसे देखकर गाड़ी में बैठे इंसान के साथ साथ सभी लोग हैरानी से अमीका को देखने लगे। वो हैरानी से मुंह को खोलते हुए बोले, इस छोटी सी लड़की में कितनी ताकत है जो इसने अपने से ज्यादा वजन वाले इंसान को पकड़ कर पटक दिया। अमीका ने लगभग सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। अब वहां पर सिर्फ एक असिस्टेंट और उनका बॉस बचा हुआ था। गाड़ी में बैठा शख्स जैसे ही गाड़ी को रिवर्स लेने को हुआ, तभी अमीका जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने चाबी निकाल ली और उस गाड़ी में बैठे शख्स को कॉलर से पकड़कर बाहर पटक दिया, जिससे उस शख्स के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। जैसे ही अमीका ने उस शख्स को देखा, वह हैरानी से बोली, तुम? वो शख्स गंदी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मैं, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हारा वह हर्ष करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने की? वह प्रॉपर्टी मेरी है। उस घटिया लड़की और उस घटिया औरत से कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तभी अचानक से अमीका जोर जोर से हंसने लगी
और वह हंसते हुए बोली, लाइक सीरियसली तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? हाँ, हसर तो बुरा होगा, मगर मेरा नहीं तुम्हारा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दूसरों की प्रॉपर्टी पर कभी भी अपनी गंदी नजर रखने की हिम्मत ना करो। क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद करने वाली हूँ। क्योंकि वह क्या है ना, धरती माता भी अब तुम्हारा वजन नहीं सह पा रही है, क्योंकि तुमने इतने ज्यादा पाप कर दिए हैं कि तुम्हें अब मरना होगा, ताकि तुम्हें नरक पर जाकर और भी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़े, ताकि अगली बार तुम जब भी जन्म लो ना तो ऐसा गलत काम करने से पहले 100 बार सोचो। इतना बोलकर उसे नफरत से देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर वह शख्स बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी भी बर्बाद कर सकता हूँ। तभी अमीका बोली, वैसे तुम तो कसक के भाई हो ना, तो फिर तुम रूपाली के बाप कैसे हो? जिस पर वह शख्स शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं उस धंधे वाली का भाई कभी भी नहीं। वह तो मेरी रखैल है, जिसको मैं सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए यूज करता था, और मैंने ही उसे रेड लाइट एरिया से लाकर अपने घर में जगह दी थी, वह भी अपनी बहन बनाकर, ताकि मैं उसके साथ कुछ भी करूं तो किसी को पता ना चले। और हाँ, रूपाली मेरी ही बेटी है, पर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, जो कि तुम लेकर बैठी हो। चुपचाप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमीका का उस शख्स जिसका नाम नरेन था, उसे नफरत से देखते हुए बोली, कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, वह मेरे दादू दादी की प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपने बेटे के नाम की थी, और फिर राजवीर रायचंद ने अपनी बेटी और बेटे के नाम। तुम्हारा उसमें कहाँ से हक आ गया? और तुम किस हक से उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? हाँ। इस बात पर वह शख्स चिल्लाते हुए बोला, बंद करो अपनी बकवास और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करो। अमीका को नरेन को देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह गुस्से से कांपने लगी। उसने अपनी कमर से गन निकाली और सारी गोलियां उसके सीने पर उतार दी। जैसे ही सारी गोलियां उस शख्स को लगे, उस शख्स की थोड़ी देर बाद मौत हो गई, जिसे एक नज़र देखकर अमीका ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाकर उसने पेट्रोल की टंकी पर शूट किया, जिससे गाड़ी में आग लग गई। चैप्टर 140। जैसे ही सारी गोलियां उस शख्स को लगे, उस शख्स की थोड़ी देर बाद मौत हो गई, जिसे एक नज़र देखकर अमीका ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाकर उसने पेट्रोल की टंकी पर शूट किया, जिससे गाड़ी में आग लग गई। अमीका वहां से जल्दी निकल गई। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार रायजादा मेंशन में आकर रुकी। वह जल्दी से अंदर गई और अंदर जाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में इस वक्त प्रेमम बालकनी में किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अमीका कमरे में आ चुकी है, तो उसने अपने कॉल को रखा और कमरे के अंदर आ गया। अमीका रूम में आते ही बाथरूम में घुस गई, क्योंकि उसके शरीर से खून की महक आ रही थी। प्रेमम के रूम में आने तक अमीका बाथरूम में जा चुकी थी। प्रेमम अमीका का बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे अमीका से कुछ पूछना था। बाथरूम का गेट खुला और अमीका वाइट कलर का बाथरोब पहनकर बाहर आई। जैसे ही प्रेमम की नज़र अमीका पर गई, वो बस अमीका को देखता ही रह गया। अमीका की स्किन काफी ग्लोइंग लग रही थी। उसका पूरा फेस हल्का गुलाबी हुआ था, वहीं उसके होठों में पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी, जिसे देखकर प्रेमम ने अपना गला तर किया और वो अमीका की तरफ बढ़ने लगा। जब अमीका ने महसूस किया कोई काफी इंटेंसिटी से उसे देख रहा है और वो नजरें उसकी तरफ बढ़ रही हैं, जिसे देखकर अमीका की धड़कनें तेजी से चलने लगी। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी प्रेमम अमीका के एकदम करीब आ गया, जिससे अमीका को प्रेमम की सांसें अपने चेहरे पर फील होने लगी। प्रेमम ने अमीका के होंठों पर अपने होंठ रखे और उसे डीपली किस करने लगा। अमीका हैरानी से अपनी आंखों को बंगा बंगा करते हुए देखने लगी, मगर कुछ देर बाद वो भी प्रेमम की किस को फील करने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसके हाथ प्रेमम के बालों में चलने लगे। तभी प्रेमम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे लेकर वो बेड की तरफ जाने लगा।
उसने बेहद प्यार से अमीका को बेड पर लिटाया और उसको एकटक निहारने लगा। उसने झुककर अमीका के गर्दन को किस किया जिससे अमीका की पकड़ प्रेमम के बालों में कस गई और फिर अपने आँख को बंद करते हुए बोली, जितना सुकून से जीना है जी लो प्रेमम, उसके बाद तो तुम्हारी हालत मेरे पिछले जन्म से भी बुरा होने वाला है। तुमने मेरा रेप किया था पिछले जन्म में, वो भी एक बार नहीं हर रात। भले ही हम दोनों शादीशुदा थे लेकिन तुमने कभी मेरा परमिशन नहीं मांगा मेरे को छूने के लिए। तुमने मेरे इज्जत को रौंदा। तुमने कभी मुझे महसूस नहीं करवाया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम हमेशा अपने जिस्म की गर्मी को मिटाकर बिना कुछ बोले चले जाते थे। आई हेट यू प्रेमम, मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है तुमसे। इधर दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। आज वीर के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी को पता चल चुका था अमीका ने वीर को माफ कर दिया है, साथ ही रायचंद इंडस्ट्री भी वीर के नाम कर दी है, जिससे सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि जब से वीर को पता चला था वो अविका का बेटा है और उसकी बहन अमीका दिल गिल्ट से भर गया था। मगर आज वीर बेहद खुश था। रायजादा मेंशन में अक्ष के जाने के बाद से सुनैना जी ने कुछ भी नहीं खाया था। उस दिन अक्ष के आंखों में बस गुस्सा था, मगर आज वो गुस्सा नफरत में बदल चुका था। सुनैना जी को अक्ष की नफरत भरी आंखें याद आ रही थी, जिससे उनके दिल में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर प्रेमम अमीका को दिए गए बाइट्स के निशान पर अपने हाथों से ऑइलमेंट लगा रहा था। अमीका उसे घूर रही थी क्योंकि प्रेमम ने उसे काफी थका दिया था। अमीका ने इस वक्त बेहद खूबसूरत एंड सेक्सी का नाइट गाउन पहना था, जिसे देखकर प्रेमम की नीयत फिर से फिसल रही थी। मगर अमीका ने उसे मौका ही नहीं दिया और खुद को कंबल से कवर कर प्रेमम से चिपक कर सो गई। लेकिन प्रेमम को तो ये तक नहीं पता था कि अमीका क्या करने वाली है। उसे सोता देख प्रेमम ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके बालों को सहलाते हुए वो भी नींद की आगोश में चला गया। इधर दूसरी तरफ जेल में कसक को कल सुबह फांसी होने वाली थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे तो कसक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, मगर अमीका नहीं चाहती थी कि अब कसक जिंदा रहे, इसलिए उसने कोर्ट से अपील की कसक को फांसी दी जाए, जिसे कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी। अगली सुबह आज का दिन किसी के लिए खुशियां तो किसी के लिए गम लिखने वाला था। रायजादा मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रायचंद फैमिली भी वहां मौजूद थी। अमीका ने देविका जी और रणविजय जी को माफ कर दिया था, इसलिए सभी लोगों ने आज पूरे परिवार यानी रायजादा और रायचंद फैमिली एक साथ नाश्ता करेगी ये डिसाइड किया था। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मालिनी और तेज जी को भी अमीका ने माफ कर दिया था। सभी लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन जाने वाली थी क्योंकि अमीका कसक को सुकून से नहीं मरने देने वाली थी। सभी लोग गाड़ियों में बैठे और रायचंद फैमिली और रायजादा फैमिली पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। सभी लोग बाहर ही खंगे हो गए और अमीका और प्रेमम कसक के जेल के कमरे की तरफ चले गए। जैसे ही कसक की नजर अमीका के चेहरे पर गई, उसकी आंखों में नफरत उतर आई। तभी अमीका बोली, कसक तुम्हें एक दो गुड न्यूज देने आई हूँ, सुनना चाहोगी? कसक ने अपना मुंह फेर लिया, मगर अमीका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए, वो एक्चुअली मैंने कल रात तुम्हारी प्यारी बेटी और तुम्हारे उस दो कौनी के घटिया आशिक को मार दिया। जैसे ही कसक ने ये सुना, उसकी आंखों में पानी उतर आया। उसकी जान से प्यारी बेटी को अमीका ने मार दिया था, मगर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती थी। इतना बोलकर अमीका वहां से निकल गई। तभी कसक को फांसी के लिए लेकर जाया गया। करीब आधे घंटे बाद कसक को फांसी हो चुकी थी। अमीका ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था। वो सभी लोग वहां से एक पार्क की तरफ चले गए। सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और रात होने पर घर के लिए निकल गए। 7 महीने बाद। चैप्टर 141। 7 महीने बाद। बिजनेस अवार्ड सेरेमनी मुंबई शाम 5 बजे। हजारों की भीड़ से भरे उस हॉल में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, एंड दी टॉप बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर इज
मंच पर खड़ा एंकर एक सेकंड को रुका, फिर सामने की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, मिस अद्विका रायचंद, फाउंडर सीईओ, एआर इंडस्ट्रीज। कुछ पल को सन्नाटा छा गया। कैमरे की लाइट सीधा सबसे आगे बैठी अमीका की तरफ घूम गई। उस बड़े से सेरेमनी हॉल में इस वक्त बड़े से बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन्स बैठी थी और जैसे ही अमीका का नाम एंकर ने अनाउंस किया, ठीक उसी वक्त पूरे हॉल में तालियों का शोर मच उठा। रायजादा फैमिली भी वही बैठी थी और अमीका का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। प्रेमम जो अमीका के पास बैठा था, उसने नजरें घुमा अमीका को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उसे तरस भरी नजरों से देख रही थी। प्रेमम ने इस वक्त ब्लैक 3-पीस सूट पहना था। जेल से सेट किए बाल और हमेशा की तरह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन उसे बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बना रहे थे। अमीका ने इस वक्त व्हाइट क्रिस्टल गाउन पहना था। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। चेहरे पर हल्का मेकअप, कानों में डायमंड्स के इयररिंग और गले में छोटा सा पेंडेंट जो दिखने में पेंडेंट लगता था। इन 7 महीनों में प्रेमम और अमीका का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया। ये लोगों को दिखाने के लिए था या शायद प्रेमम को दिखाने के लिए। उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी और दोनों ही पूरी शिद्दत के साथ एक दूसरे को चाहते थे, ये प्रेमम सोचता है। इस बार प्रेमम ने अमीका को घर में कैद करके नहीं रखा था, बल्कि उसे आजाद चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने दिया। वो जो करना चाहती थी उसमें उसका साथ दिया। प्रेमम परछाई की तरह अमीका के साथ था, लेकिन क्या ये काफी था? क्या एक इंसान इतना बड़ा जुल्म करके सुकून का जिंदगी जी सकता है? क्या एक इंसान जिसने हैवानियत दिखाई भले ही पिछले जन्म में, क्या उसे उसकी सजा नहीं मिलेगी? क्या उसे कोई हक है किसी को भी कैद करके रखने का? तो जवाब सटीक और सिंपल है, बिल्कुल नहीं। प्रेमम ने मुस्कुराते हुए अमीका का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और आंखों से ही उसे इशारा किया। अमीका के चेहरे पर हल्की सी अजीब स्माइल आ गई। उसके अपनी पलकें एक बार झपकाई और फिर धीरे से उठकर खड़ी हो गई। प्रेमम ने उसका हाथ छोड़ दिया। अमीका ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर पूरे कॉन्फिडेंट और चेहरे पर चमक लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई। अमीका के चारों तरफ तालियों का शोर था। उसके कानों में अपने बचपन की कुछ बातें गूंज रही थी। तुमसे कुछ नहीं होगा, एक लड़की होकर इंडस्ट्री चलाओगी। उस हादसे के बाद तो इसे किसी ने देखना तक छोड़ दिया था, लेकिन आज उसी लड़की के नाम की ट्रॉफी चमक रही थी। दादा दादी भी वही बैठे थे और अपनी पोती को देखते हुए उनकी आंखों में पानी और होंठों पर स्माइल आ गई। अमीका के नाना जी अपनी नातिन को देख रहे थे। आज उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अगर आज उनकी बेटी जिंदा होती और अपनी बेटी को इस मुकाम पर देखती तो उनका सर गर्व से ऊंचा उठ जाता और वो पूरे घमंड के साथ कहती कि ये मेरी बेटी है। अमीका एक सक्सेसफुल डॉक्टर के साथ आज उसने बेस्ट बिजनेस वुमेन का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। ये सब उसके टैलेंट की वजह से हो रहा था। रायजादा फैमिली ने भी अमीका का हर कदम पर साथ दिया। उसके ऊपर कभी रोक टोक नहीं लगाई और जिस प्यार के लिए अमीका बचपन से तरसती थी, वो प्यार भी अमीका को रायजादा फैमिली में आकर मिला। अमीका धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। हर कदम जैसे उसके संघर्ष की गवाही दे रहा हो। अमीका स्टेज पर आई और सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मीडिया एक के बाद एक अमीका की फोटो क्लिक कर रही थी। कैमरों की फ्लैशलाइट में अमीका का चेहरे सूरज की तरह चमक रहा था। आज अमीका वो सितारा बन चुकी थी जिसे दूर से देख सब सकते थे, लेकिन उसके पास आने की हिम्मत प्रेमम के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। अमीका के हाथ में अवार्ड थमाते हुए आयोजक ने कहा, "You didn't just build a company, you built hope for millions of women." अमीका ने माइक अपने हाथ में पकड़ा और सबकी तरफ देखकर अवार्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, "थैंक यू। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उन तमाम औरतों की जीत है जिन्हें हर मोड़ पर कहा गया कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैंने इस कंपनी को अपने खून, आंसू और भरोसे से खड़ा किया है। और अगर आज मेरी माँ होती
तो शायद वो मुझ पर गर्व करती। ये कहते हुए अमीका को अविका जी की याद आ गई। अविका जी को याद करके अमीका की आंखों में पानी भर आया। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी उस ट्रॉफी को देखा जिसे पाने के लिए सब एक दूसरे से होड़ लगाए बैठे रहते हैं। अमीका ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और मुस्कुरा कर बोली, ये जीत मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे कभी नकारा गया था, लेकिन जिसने हार मानी नहीं। आज मैं यहाँ तक आ पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मुझे आगे बढ़ने दिया। और फिर अपने मन में बोली, मेरे हस्बैंड जिसने मुझे पिछले जिंदगी में कैद कर लिया था, और अगर आज मैं पहले ही इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन और डॉक्टर नहीं रहती तो शायद इस जिंदगी में भी मुझे कैदी बनकर जीना पड़ता। और फिर अपना ख्याल झटकर आगे बोलती है, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अगर उन्हें भी अपनी फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो सब कर सकती है जो पहले शायद किसी ने नहीं किया। अमीका की बात सुनकर तालियों का शोर ऐसा था मानो आसमान तक गूंज गया हो। थैंक यू ऑल वन लास्ट टाइम, एक्सक्यूज मी, अमीका ने सबकी तरफ देखकर कहा और फिर उसकी नजरें प्रेमम पर आकर ठहर गई। अमीका स्टेज से नीचे आई। प्रेमम अपनी जगह से उठा और उसने आगे बढ़कर अमीका का हाथ थाम लिया। अमीका ने मुस्कुराकर प्रेमम को देखा। पूरी रायजादा फैमिली की नजरें उन दोनों पर टिकी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 142। तभी अचानक राधिका का फोन रिंग किया जिसकी आवाज सुनकर वो अपने होश में आई। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका चारों तरफ देखते हुए बोली, अक्ष, अक्ष कहाँ हो आप? अक्ष आप यही थे ना? मुझे पता है आप यही हो। ये सब कहते हुए वो चारों तरफ अक्ष को देखने लगी लेकिन अक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो यहाँ था ही नहीं। राधिका अक्सर अक्ष को ऐसे ही इमेजिन करती थी। अक्ष का शुरूर उसके दिल और दिमाग में ऐसे चढ़ गया था जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। एक बार फिर अपनी खुली आंखों का सपना देख राधिका ने अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया और जोर से रोने लगी। राधिका को अक्ष की कमी बहुत ज्यादा खलती थी। अभी उसे अक्ष की जरूरत थी। वो 18 साल की एज में प्रेग्नेंट हो गई और अभी वो सिंगल मॉम बनने वाली थी। ऐसी सिचुएशन में वो मुंबई नहीं जा सकती थी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते उसने कभी अक्ष को कॉल नहीं किया। जो भी दर्द था उसने खुद के अंदर ही समा लिया। जिस दिन अक्ष रियलिटी में उसके समाने आएगा वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसका बिहेव कैसा होगा, उसे इन सब का नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर पता था कि शायद अब सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं होने वाला था। अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर राधिका को खुद को बहुत बड़ा झटका लगा और जब ये बात रामू काका को पता चली तो वो बहुत हद तक टूट गए थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया और उसे अपनी बेटी तक कहने में शर्म आने लगी। गलती रामू काका की भी नहीं थी। उनकी नज़र में उनकी बेटी साफ चरित्र की थी और राधिका का कैरेक्टर बिल्कुल प्योर था। उसने अपना जिस्म अपने प्यार के नाम किया था और उसका जिस्म ही नहीं बल्कि उसकी रूह भी अक्ष की हो चुकी थी। लेकिन रामू काका को अक्ष और राधिका के रिलेशन के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद राधिका के कॉलेज का ही कोई लड़का होगा जिसके साथ राधिका के रिलेशन रहे होंगे और वहीं उसके बच्चे का बाप होगा। रामू काका ने राधिका को अबॉर्शन करवाने के लिए कहा था लेकिन राधिका अपने और अक्ष के प्यार की निशानी को नहीं खोना चाहती थी जो अनएक्सपेक्टेड उसकी लाइफ में आई थी। वो उस नन्ही सी जान की जान कैसे ले सकती थी जो अभी उसके पेट में थी, जिसे उसने अच्छे से फिल भी नहीं किया था। राधिका ने अबॉर्शन के लिए साफ मना कर दिया था और फिर रामू काका ने भी उससे इसके बारे में जिद नहीं की। प्रेगनेंसी के बाद राधिका ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि ये उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और ऊपर से उसकी एज भी बहुत कम थी। कोई संभालने वाला भी नहीं था, इसलिए राधिका को काफी प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई का 1 ईयर स्किप कर दिया। कुछ देर रोने के बाद राधिका ने अपने आंसू साफ किए और वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ
प्रेमम और अमीका इस वक्त एक जगह खड़े थे। अमीका की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ था। प्रेमम ने उसके पीछे जाकर ब्लाइंड फोल्ड खोला और उसकी आंखों के आगे से वो हटा दिया। अमीका ने अपनी आंखें खोल सामने देखा। उसकी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा सा छा रहा था। उसने अपनी पलकें झपकते हुए क्लियरली सामने देखा और सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। सामने बहुत गहरा समुद्र था। उसके पास की गोरी मिट्टी पर टेबल पर चेयर को फेरी लाइटों और आर्टिफिशियल फूलों से डेकोरेट किया हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। रात हो चुकी थी। पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा था और उनके बीच में चांद जो अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेरते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा था। तारों से भरे आसमान के नीचे प्रेमम और अमीका बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अमीका ने प्रेमम की तरफ पलटते हुए कहा, ये सब आपने मेरे लिए किया है। यह कहते हुए उसने नजर घुमा फिर से सामने देखा, जहां आसमान में बहुत खूबसूरत एक साथ बलून्स उड़ रहे थे। वो सारे बलून्स रेड कलर के हार्ट शेप के थे। तभी अचानक सारे बलून्स एक साथ जाकर फूट गए और उनके अंदर भरी हुई गुलाब की पंखुड़ियां सीधा प्रेमम और अमीका पर पड़ी। अमीका हैरानी के साथ सब कुछ देख रही थी। वो अब भी हैरान खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में हजार सवाल। प्रेमम ने उसका हाथ छोड़ा और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ चला गया। उसे इस तरह जाता देख अमीका ने उसकी तरफ देखा। वो सवालिया नजरों से प्रेमम को देख रही थी। उसका इस तरह बिना कुछ बोले जाना अमीका को समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक अमीका की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसका सर घूमने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिरने वाली हो। अमीका ने अपना सर पकड़ लिया। वो बहुत मुश्किल से खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। वो प्रेमम को नाराज नहीं करना चाहती थी। प्रेमम ने उसके लिए इतना सब किया है और अब अगर उसे जरा सी भी भनक लगी कि अमीका की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चला जाएगा, और अमीका ऐसा कुछ हो ये वो नहीं चाहती थी। अमीका अपने और प्रेमम के इन खास पलों को दिल खोलकर जीना चाहती थी, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में नहीं जिए थे, क्योंकि ये दिन कितने वक्त के लिए था वो खुद नहीं जानती थी। कुछ पल बाद प्रेमम वापस आया। इस वक्त उसने अपने हाथ में वायलिन पकड़ा हुआ थे। प्रेमम धीरे धीरे अमीका की ओर बढ़ा। अमीका की नजरें सीधा प्रेमम के हाथ में मौजूद वायलिन पर पड़ी। चैप्टर 143। प्रेमम ने अमीका की आंखों में देखते हुए वायलिन बजाना शुरू किया। मधुर, सॉफ्ट, दिल को छू लेने वाली धुनें, जैसे उस संगीत में वो सारी बातें छुपी थी जो वो अब तक शब्दों में नहीं कह पाया था। प्रेमम अमीका की आंखों में देखते हुए गुनगुनाया, जब तुम सामने होती हो ना, तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं और सांसें बढ़ जाती हैं। तुम्हारी आंखों में जो समंदर है, शायद उसी में मैं हर रोज डूब जाता हूँ। उसके गाने की लिरिक्स सुनकर अमीका की पलकें शर्म से झुक गई और चेहरे पर लाली छा गई। उसके होंठों पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर प्रेमम को अपने दिल में बहुत ज्यादा सुकून महसूस होने लगा। प्रेमम ने वायलिन टेबल पर रखा और अमीका का हाथ थाम लिया। अमीका ने एक नज़र अपने और प्रेमम के हाथ को देखा और फिर नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। प्रेमम ने उसके हाथ पर किस किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, चलो, आज सिर्फ चांदनी नहीं बिखरी है, आज तुम्हारा प्यार भी हर कोने में महक रहा है। दोनों अब उस डिनर टेबल की तरफ बढ़े जो मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में नहाई हुई थी। टेबल पर 2 प्लेट्स रखी थी, एक छोटी सी डिश, अमीका की पसंदीदा, और उसके पास एक छोटा सा कार्ड। उस कार्ड को देखकर अमीका ने सवालिया नजरों से प्रेमम को देखा। प्रेमम ने आंखों से ही कार्ड को ओपन कर पढ़ने को कहा। अमीका ने एक बार प्रेमम की आंखों में देखा और फिर कार्ड को ओपन कर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, तुमसे मिलना मेरी किस्मत थी, तुमसे प्यार मेरा जुनून, और तुम्हें पाना मेरी दुआओं का जवाब।
ये पढ़कर अमीका के होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में नमी। अमीका ने प्रेमम के चेहरे को देखा और धीमी सी आवाज में बोली, इतना सब क्यों प्रेमम? ये सुनकर प्रेमम उसके ठीक पास आया, उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी वो ख्वाहिश हो जिसे मांगते वक्त मैं खुदा से डरता हूँ। तुम मेरी हर दुआ की ताबीर हो अमीका। तुम्हें देखता हूँ तो जीने की वजह मिलती है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स निकाली। अमीका की नजरें जैसे ही उस बॉक्स पर पड़ी तो उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो अपने धड़कते दिल के साथ बोली, ये। प्रेमम ने बॉक्स खोला। उसमें कोई रिंग नहीं थी, बल्कि एक पेंडेंट था जिसमें 2 दिल जुड़े हुए थे और बीच में लिखा था, पिया। प्रेमम चेयर से उठा और अमीका के पीछे आकर उसके बालों को आगे कंधे पर डाला और नीचे झुक उसकी गर्दन पर हल्के हल्के से किस करने लगा, जिससे अमीका का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने कस के अपनी ड्रेस को मुट्ठियों में भर लिया। तभी प्रेमम अमीका के कान के पास आकर रुका और उसके एयरलॉब को अपने मुंह में भरते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये एक वादा है कि जब तक ये दिल धड़कता है तब तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। अमीका की आंखें भर आईं। प्रेमम ने आगे बढ़कर वो पेंडेंट उसके गले में पहनाया और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। रात और गहरी हो गई थी। समुंदर की लहरें अब धीमे धीमे उनके कदमों से टकरा रही थी। अब वो दोनों उस रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। प्रेमम ने चलते हुए अमीका की उंगलियों को पकड़ा और आती जाती उन लहरों को देखकर बोला, इश्क कोई लफ्ज नहीं, एहसास है, तेरे मेरे दरमियान जो सांस है। तू पास हो या दूर, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में खास है। अमीका ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। प्रेमम ने भी उसे कसकर गले से लगाया, जैसे पूरी दुनिया से छुपाकर अपने सीने में रख लेना चाहता हो। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट ने पूरे माहौल को इंटेंस बना दिया था। धीरे धीरे दोनों बैठ गए, चांदनी के नीचे, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, जैसे वक्त ठहर गया हो। वो दोनों चुपचाप तारों से भरे आसमान को देख रहे थे। प्रेमम ने अमीका के बालों पर किस करके कहा, आज अगर ये रात खत्म हो भी जाए ना, तो मैं हर रात तुझमें दोबारा जी लूंगा, डॉल। ये सुनकर अमीका ने प्रेमम को देखा और बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। तभी समुद्र की लहरें अमीका के पैरों को छूकर वापस अंदर चली गई। अमीका के पैर गिले हो गए और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए प्रेमम को देखा और फिर उठकर उसकी तरफ देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक उंगली से प्रेमम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। प्रेमम की एक भौं ऊपर उठ गई। वो उठा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, डॉल आग से खेल रही हो, जल जाओगी। ये कहते हुए उसने अपने कदम अमीका की तरफ बढ़ा दिए। अमीका तिरछी स्माइल के साथ बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद जलाना। ये बोलकर वो और अंदर की तरफ जाने लगी। पानी उसकी कमर तक आ गया था और उसके पूरे कपड़े गिले हो चुके थे। अमीका अपने हाथों से पानी को उछालते हुए प्रेमम पर गिराने लगी। पानी सीधा प्रेमम के चेहरे पर आ गिरा। उसने अपने चेहरे से पानी साफ किया और फिर तेज कदमों से अमीका के पीछे चलने लगा, उसे पकड़ने के लिए। अमीका भागते हुए किनारे पर चल रही थी। तभी पीछे से प्रेमम ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी? उसके इस तरह गोद में उठाने से अमीका एक पल के लिए चौंक गई। उसने जल्दी से प्रेमम के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, प्रेमम ये आप क्या कर रहे हैं? उसने इतना ही कहा था तभी प्रेमम ने उसे मिट्टी पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। चैप्टर 144। राधिका अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसका पागलपन अक्ष के लिए बढ़ता जा रहा था। राधिका को कई बार अक्ष अपने सामने दिखता था,
जैसे कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ गया हो। और जब भी ऐसा होता था राधिका की हालत बहुत खराब हो जाती थी। अक्ष की कमी राधिका को बहुत खल रही थी। राधिका का अकेलापन राधिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अक्ष की यादें और राधिका के अंदर एक विश्वास कि अक्ष वापस आएगा, ये दोनों ही राधिका को जिंदा रखे हुए थे। राधिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बेबी से बात करते हुए बोली, आपके पापा हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे और हम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। वहीं दूसरी ओर अक्ष और ऋषि की फ्लाइट लंदन में लैंड हो चुकी थी। अक्ष जैसे ही फ्लाइट से बाहर आया, उसे एयरपोर्ट पर एक लड़की दिखाई दी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे राधिका उसके सामने हो, लेकिन अगले ही पल उसका भ्रम टूट गया। अक्ष मन ही मन बोला, तुमने मुझे बहुत तड़पा लिया है। तुम जब वापस आओगी तो मैं हर रात तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हारे साथ इतनी क्रूएल्टी करूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझे झेलना पड़ेगा। अक्ष यूं गुमसुम खड़ा देखकर ऋषि ने अक्ष के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? कहाँ खो गए? आर यू ओके? अक्ष ने ऋषि का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, यस आई एम फाइन। इतना कहकर अक्ष और ऋषि होटल की तरफ चलेगा, जहां वो दोनों रुकने वाले थे। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसे अपने पिता रामू की आवाज आई, जो उसे जोर से बुला रहे थे, राधिका बेटा इधर आना। अपने पिताजी की आवाज सुनकर राधिका झट से बिस्तर से उठी, लेकिन 7 मंथ प्रेग्नेंट होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी। अक्ष की यादों ने उसे इतना परेशान कर रखा था कि उसके शरीर में काफी वीकनेस आ गई थी। राधिका जैसे तैसे करके अपने बिस्तर से उठी और सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगी। राधिका अपना एक पैर जैसे ही सीढ़ी पर रखा, उसका पैर फिसलने वाला था, लेकिन वो संभल गई और गिरने से बच गई। उसने दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पर रखना चाहा, तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ियों से लुढ़क गई। राधिका सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे गिर गई और उसकी जोर की चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर रामू काका जो किचन में काम कर रहे थे, उनके हाथ से खाने का बाउल छुटकर नीचे गिर गया और वो भागते हुए बाहर आए। तभी उनकी नजरें नीचे पड़ी राधिका पर पड़ी, जो बुरी तरह दर्द में तड़प रही थी। वो राधिका के पास गए। राधिका पेट के बल गिरी और उसके चारों तरफ ब्लड गिरा हुआ था। राधिका को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने जल्दी से फोन की तरफ कदम बढ़ाए और एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया और वह राधिका को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। किंग्स हॉस्पिटल, लंदन। राधिका को तुरंत इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा था। डॉक्टर स्मिथ और उनकी टीम तुरंत ऑपरेशन की तैयारी में लग गई। रामू काका बाहर बैठकर हाथ जोड़कर बस भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ ना हो, बच्चा तो जो भी हो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर में एक नर्स आई। उसने कहा, आर यू दी गार्डियन ऑफ मिस राधिका? रामू काका ने हम एक गर्दन हिला दी। वी हैव अ कॉम्प्लिकेशन। शी इज ओ नेगेटिव। वी आर रनिंग आउट ऑफ दैट ब्लड ग्रुप। डू यू हैव एनी डोनर इन दी फैमिली और समवन यू नो हु हैज दी सैम ग्रुप? नर्स ने रामू काका से कहा। रामू काका के पांव तले जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करें। वो इधर उधर देखने लगे जैसे कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी तरफ अक्ष और ऋषि भी उसी वक्त उसी अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी से उतरे। अक्ष को पिछले शो की तैयारी करते वक्त हल्की सी चोट लग गई थी, जिसे दिखाने के लिए ऋषि उसे अस्पताल लेकर आया था। अक्ष ऋषि से बोला, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तू जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। ऋषि ने अक्ष को टोकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना कहकर दोनों अंदर जाने लगे। दोनों जैसे ही इमरजेंसी वेटिंग एरिया में पहुंचे,
सामने से रामू काका बुरी हालत में आते दिखे। अक्ष की नजर उन पर पड़ी तो वो एकदम हैरान रह गया। अक्ष ने अपने कदम रामू काका की ओर बढ़ाए। अक्ष ने अपना हाथ रामू काका के हाथ पर रखा तो रामू काका पलटे और अक्ष को अपने सामने देखकर हैरान रह गए। अक्ष रामू काका से राधिका के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन रामू काका को उनके रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं था और रामू काका को उस हालत में देखकर अक्ष ने उनसे डायरेक्टली पूछना अच्छा नहीं समझा। उसने रामू काका से कहा, आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? रामू काका अक्ष को ये बात नहीं बता सकते थे कि उनकी बेटी राधिका हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली थी कि उनकी बेटी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। रामू काका ने बात को घुमाया और रोते हुए बोले, मेरी एक दूर की रिश्तेदार की बेटी है, वो 7 महीने प्रेग्नेंट है, वो यहाँ एडमिट है, उसको खून की जरूरत है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। चैप्टर 145। रामू काका अक्ष को ये बात नहीं बता सकते थे कि उनकी बेटी राधिका हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली थी कि उनकी बेटी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। रामू काका ने बात को घुमाया और रोते हुए बोले, मेरी एक दूर की रिश्तेदार की बेटी है, वो 7 महीने प्रेग्नेंट है, वो यहाँ एडमिट है, उसको खून की जरूरत है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। अक्ष ने रामू काका के आंसू पोंछते हुए कहा, उसको कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत है? ये सुनकर अक्ष खुशी से बोला, दैट्स ग्रेट, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। अक्ष की ये बात सुनकर रामू काका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो एक उम्मीद के साथ बोले, तुम अपना ब्लड डोनेट करोगे? अक्ष ने रामू काका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मेरी वजह से किसी की जान बचेगी तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। रामू काका ये बात सुनकर बेहद खुश हो गए। वहीं ऋषि भी खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि शायद रामू काका से राधिका के बारे में कुछ पता चलेगा। रामू काका अक्ष को लेकर डोनेशन काउंटर के पास ले गए। वहां अक्ष से एक फॉर्म साइन करवाया गया। अक्ष को फॉर्म साइन करने के बाद ब्लड डोनेट के लिए ले जाया गया। अक्ष ने डॉक्टर से कहा, टेक एज मच एज नीड बट सेव हर बेबी। ब्लड मिलने के बाद राधिका का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अक्ष, ऋषि और रामू काका ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। अक्ष ने बातों ही बातों में रामू काका से राधिका के बारे में पूछा तो रामू काका ने कहा, राधिका अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई है। उनका जवाब सुनकर अक्ष की स्माइल एकदम से फीकी पड़ गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूटी हुई नजर आ रही थी, लेकिन रामू काका मिल गए तो राधिका भी मिल जाएगी, ये सोचकर अक्ष के दिल को थोड़ी राहत मिली। वही अक्ष से झूठ बोलकर काका को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी अक्ष को नहीं बता सकते कि वार्ड के अंदर उनकी दूर की रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी है। अक्ष ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर किया और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। उसने अपनी वॉच उतार कर ऋषि के हाथ में पकड़ा दी। ऋषि हैरानी के साथ अक्ष को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्ष, जो किसी लड़की का नाम तक सुनना नहीं पसंद कर रहा, आज वो एक अनजान लड़की को अपना खून डोनेट करने वाला था। लेकिन फिर ऋषि के माइंड में थॉट आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके साथ एक नन्ही सी जान की जिंदगी भी खतरे में है, इसलिए शायद अक्ष ब्लड देने के लिए मान गया। रामू काका ने मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा और राधिका के लिए दुआ करने लगे। इधर अक्ष दूसरे वार्ड में आया। एक नर्स ने उसका ब्लड निकाल एक बोतल में भरा और फिर वो अक्ष को रेस्ट करने का बोल वार्ड से बाहर चली गई। अक्ष राधिका के वार्ड के बगल वाले वार्ड में बेड पर लेटा था। इस वक्त उसे अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था और उसका दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले राधिका के पास होने से धड़कता था। अक्ष ने अपने दिल वाली जगह हाथ रखा और धीमी सी आवाज में कहा, ये मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मेरी स्वीटहार्ट मेरे आसपास ही है? मुझे ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ, किसी और के पास होने से नहीं हुआ। ये एहसास तभी होता था जब राधिका मेरे पास होती थी। ये सब कहते हुए वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा।
कुछ देर बाद जब अक्ष को चैन नहीं मिला तो वो उठा और वार्ड से बाहर आ गया। तभी उसकी नजरें बाहर खड़े ऋषि पर पड़ी, जो शायद उसी के आने का इंतजार कर रहा था। रामू काका ने अक्ष को देखा और उसके पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत बड़े एहसानमंद हैं। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। उनकी लास्ट लाइन सुनकर अक्ष ने एकदम से उनकी तरफ देखा। तभी काका को एहसास हुआ कि उन्होंने शायद कुछ गलत बोल दिया, इसलिए वो तुरंत अपनी बात को संभालते हुए बोले, मेरा मतलब है कि वो भी मेरी बच्ची जैसी ही है। ये सुनकर अक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी ऋषि ने उसकी तरफ देखकर कहा, अक्ष चले। ये सुनकर अक्ष ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों लेकिन उसका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अक्ष ने एक गहरी सांस भरी और वार्ड के बाहर चेयर पर बैठते हुए बोला, अभी नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। काका से अब सब कुछ नहीं संभाला जाएगा। उसका ये जवाब सुनकर ऋषि हैरानी के साथ अक्ष को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का फ्रेंड है, क्योंकि अक्ष किसी भी लड़की के पहले कभी इतना क्लोज नहीं हुआ था, सिर्फ राधिका को छोड़कर। उसने पहले कभी किसी की इतनी केयर नहीं की, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे ऐसा भी क्या हो गया है कि वो वार्ड के अंदर मौजूद लड़की के लिए इतना बेचैन हो रहा था। काका को भी अक्ष का कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि अक्ष और ऋषि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राधिका को देखे और उसके मां बनने की बात किसी को भी पता चले।